जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार ज्ञान ज्योति में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम 2 अध्याय तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आइए देखते हैं। ऊपर में है नेनुओं का भोजन। आज नेनुओं का अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए जाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। आगे है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो किस प्रकार कृषक बने होंगे, तो जहाँ वो पता लगाए होंगे कि बीजों का अंकुरन कैसे होता है, कैसे पेड़ पौधा बढ़ता है, किस प्रकार उससे बीज की प्राप्ति होती है, और उसको जब तक वो बड़े होते हैं तब तक वहाँ रुक करके वो चिड़िया से और जानवरों से उसकी सुरक्षा क्या करते थे, और इस प्रकार से वे अनाज को प्राप्त करते थे। इस प्रकार वे कृषक बन गए होंगे। आगे है इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कुत्ता सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर था, जो वर्तमान कुत्ता का पूर्वज होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यानी जानवरों को चारा का लालच दे करके उसको अपने पास में बुलाते थे, और जो भी जंगली जानवर खतरनाक जानवर थे उनसे उसकी सुरक्षा करते थे। वो भी सुरक्षित महसूस किए और धीरे धीरे वो मनुष्य के साथ रहना शुरू कर दिए। आगे है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। आगे है बसने की प्रक्रिया। मतलब लोग जो बसना शुरू किए, एक जगह पर अस्थायी रूप से रहना शुरू किया था। आइए बॉक्स में दिए गए कंटेंट को पढ़ते हैं। कहते लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। मतलब लोग जब पौधा उगाना शुरू किया और जानवरों को देखभाल करना शुरू किया, उसी को हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया।
अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। मतलब जंगली जानवर अलग होता था और पालतू जानवर अलग होते थे। जंगली पौधा अलग होता था और जिसको मानव उगाता था वो अलग होता था। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे तथा जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके, ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब जंगली जानवरों के सींग और दांत बड़े होते थे और पालतू जानवर के सींग और दांत छोटे होते जाते थे। इन दांतों को देखो, इसमें से कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू का। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सा दांत है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जंगली का, और ये वाला छोटा सा है तो ये वाला हो जाएगा पालतू का। आगे है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यानी सबसे पहला अनाज जो था वो क्या था, फसल गेहूं था और जौ था। आगे देखिए, एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यानी कि जब बीज बो देते थे खेत में तो उसकी देखभाल करना पड़ता था, जानवरों से उसकी सुरक्षा करना पड़ता था, और जब तक वो पक कर तैयार नहीं होता था तब तक वहाँ पे लोग उसको देख रेख में अपने नज़र में रखते थे। आगे है यहाँ पे, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जैसे हम लोग के यहाँ भी मिट्टी का कोठी बनाते थे, उसमें अनाज पहले रखा करते थे, उसी प्रकार से वो लोग भी वो उपाय सोचे होंगे। आगे, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आगे आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इसमें से
प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए कौन चीज़ कहाँ पे वो दिया गया है। पूरा स्थल अनाज और हड्डियाँ, और यहाँ पे पूरा स्थल गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी। ये कहाँ पे मिले थे? मेहरगढ़ में इसका प्रमाण मिले। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? आधुनिक पाकिस्तान में। आगे चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिला है कोल्डीवा से, आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये सब मिला है महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश से। गेहूं और दलहन, ये मिला है गुपकराल, आधुनिक कश्मीर से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है गुपकराल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? ये है कश्मीर में। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी, ये कहाँ पे? बुरजोम। बुरजोम कहाँ पे? कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल, चिराद। चिराद कहाँ पे? आधुनिक बिहार में। हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे है? हल्लूर नामक पुरातात्विक स्थल आंध्र प्रदेश में है। और पय्यमपल्ली नामक पुरातात्विक स्थल, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे है आगे अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजोम। बुरजोम कहाँ पे? वर्तमान कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। मतलब मिट्टी के नीचे जो घर बनाया जाता था उसको क्या कहते हैं? गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आगे देखिए एक गर्तवास का चित्र बनाओ। आगे बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणिक उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाणिक युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना, पैना मतलब नुकीला करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली, ओखली का प्रयोग तो अभी भी किया जाता है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी औजार पत्थर से भी और हड्डी से भी, दोनों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों, नवपाषाणिक युग के नवपाषाण युग के पत्थरों की मिनट नवपाषाण युग के पत्थरों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इस पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को बर्तन का प्रयोग क्या करते थे? चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे।
चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी खाने के रूप में लोग कौन चीज़ का उपयोग करते थे? चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज का उपयोग करने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी कपास से सूत तैयार होता था, उससे कपड़ा बनाया जाता था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य जगहों अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक दल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद मतलब पुरातात्विक चीज़ को जो खोज करता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इसमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। आगे है जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। मतलब जनजाति के लोग ये सब काम करते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। ये सब काम महिला किया करती थी। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। सबका काम यहाँ पे बांटा हुआ। महिलाएं क्या करती थी? खेती से संबंधित काम करती थी और पुरुष क्या करता था? पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराता था और बच्चे छोटे झुंड को चराया करता था। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम साथ साथ करते हैं। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। ये बताया गया जनजाति लोग के रहन सहन के बारे में। आगे है, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। पुरोहित मतलब पुजारी हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उसके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। अभी भी जिसके पास ज्ञान रहता है उसको विशिष्ट सम्मान मिलता है। उसी प्रकार पहले भी ऐसे चलता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उसकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाज के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ और महिलाएं क्या क्या काम करती है, कौन कौन से काम करते हैं, और जो स्त्री पुरुष जो दोनों काम करते हैं उसकी सूची बनाने के लिए कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ईरान जाने में कौन सा दर्रा मिलेगा? तो बोलन दर्रा मिलेगा।
मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल है। उसके बाद के स्तरों में से भेड़ और बकरी की हड्डियाँ ज़्यादा मिली। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली। ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे, उस टाइम में मवेशी को पालना शुरू कर दिए थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन बनेगा किस पुरातात्विक स्थल में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले, तो क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। कुछ घर रहने के लिए और कुछ घर भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इन चित्रों को देखो, स्तर में बांटा गया। मान लो कि लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर आना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपर तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए अभी भी लोगों की ये मान्यता है कि मृत्यु होने के बाद दूसरे रूप में वो जन्म लेता है, या मानव रूप में या किसी अन्य जीव के रूप में। उस टाइम से भी प्राचीन समय से ये मान्यता लोगों की बनी हुई है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए मेहरगढ़ का चित्र दिया गया है। इसमें एक मानव को मृत्यु के साथ साथ ही एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ पे दाओजली हेडिंग मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी को एक पहाड़ी पर है। तो दाओजली कहाँ पर है? चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के निकट एक पहाड़ी पर है दाओजली। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। मतलब जो प्राचीन काष्ठ थे वो काफी दिनों के बाद क्या बन गए थे, पत्थर का रूप धारण कर लिया और उसी से औजार भी बनाया गया था। अन्यत्र देखते हैं यहाँ पे क्या है, एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग एक पुरातात्विक स्थल है। चताल युग कहाँ पे है? तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है। यहाँ
दूर दराज स्थानों से कई चीज़ों लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। इस सब शब्द का मतलब तो बहुत आसान है। कब्र किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, जनजातीय, बर्तन, नपाषाण, पशुपालक, कृषक। बस ये चैप्टर इतना ही पढ़ी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।